जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मेरे होते हुए तू फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं टिक सकता। और उसका टिकट तू होता कौन है मेरी टिकट फाड़ने वाला? एक एयरलाइन का मालिक बनके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा ना, अगले 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? हेलो, मेरी बात सुनो। प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं है, अरे ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, सॉरी, माफ कर दीजिए सर, सॉरी सर। ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज फॉरगिव मी सर। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी सर। अब एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो सर? सर मेरी फ्लाइट है यूएस के लिए अगले 30 मिनट में, प्लीज सर। लाओ टिकट दिखाओ सर। टिकट अंदर है मेरे मैनेजर के पास, प्लीज सर। चल, ऐसा नहीं होता टीचर, ये एयरपोर्ट है, कोई बस स्टैंड नहीं कि मुंह उठा के चल दोगे। चलो भाई साहब, हाथ जोड़ो, मेरी फ्लाइट है सर यूएस के लिए 30 मिनट में सर, प्लीज सर। टिकट अंदर है। भिखारी, कपड़े तेरे गंदे हो रहे हैं, चप्पल में तेरे छेद हो रहा है, तो क्या कह रहे थे? तेरी फ्लाइट है आधे घंटे बाद, और वो भी यूएस के लिए। अबे कभी सपने में भी देखा है तूने हवाई जहाज? चल निकल बाहर, चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरी फ्लाइट है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। तो ऐसा नहीं जाएगा ना? प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से चल। अरे मार के मोर बना दूंगा तेरा, समझा? हेलो। तभी शिवम की पत्नी दृष्टि, जो शहर के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, अपने पति शिवम को सीआईएसएफ सिक्योरिटी गार्ड के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख लिया। शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि इनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो वो सब छोड़ो और चलो ऐसे निकलो ऐसे। इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे उस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। और शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी नौकरी पाँव पकड़ेगी। इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ। दृष्टि से कहता है, किस गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है? सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। इससे बात करना है, ये मेरी बीवी है, समझा तू? ये क्या कह रहा है दृष्टि, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, Come on ऋषभ, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। उस समय दृष्टि को शिवम ने पहली बार सिटी हॉस्पिटल में तब देखा था जब वो वहां अपनी मां मृणाल का इलाज कराने आया था। एक रईसजादी लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो सारे ऐशो आराम छोड़ रोज अपना समय निकालकर उन बीमार कैंसर पेशेंट से मिलने आती थी। दृष्टि उनके गले लग गई
और बाकी सारे पेशेंट्स भी दृष्टि को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने लगे। और ये चीज जब शिवम ने देखी तो दृष्टि की दरियादिली ने उसका दिल छू लिया और वो उसी पल अपना दिल दृष्टि को दे बैठा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें सच में मिलाने वाली है। सुन लिया, अब इससे पहले कि मैं मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं तो अपने आप यहां से निकल जा। शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रहा था। वो यहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक काले रंग की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़ते चले जाते हैं। मिस्टर शिवम, हाँ सर, आपने मुझे पहचाना? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था। दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, पर उन्हें शिवम से बात करता देख दृष्टि और ऋषभ दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर रायजादे जैसा बड़ा आदमी उस भिखारी को कैसे जानता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। मिस्टर रायजादा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो फिर ये इस भिखारी से बात क्यों कर रहे हैं? आई एम श्योर उनका ड्राइवर रहा होगा। हेलो, आप जल्दी आइए, इमीडिएटली। मिस्टर रायजादा से भीख मांग के उस गरीब ने एयरपोर्ट में एंट्री ले ली है। पता नहीं वो एयरपोर्ट जाके क्या करेगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रायजादा, राइट? हाय, मैं दृष्टि, नारंग ग्रुप की सीईओ। प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन अभी अभी आप जिस शख्स से बात कर रहे थे, आप उसे कैसे जानते हैं? मतलब देखने में वो भिखारी लग रहा था, आप उस भिखारी को कैसे जानते हैं? यू मीन मिस्टर शिवम? आर यू किडिंग? आप मिस्टर शिवम को भिखारी कह रही हैं? लगता है आप मार्केट में काफी नई आई है मैडम, वरना ऐसी बकवास नहीं करती। अच्छा, मैं चलता हूँ। दृष्टि सोच में पड़ जाती है कि आखिर मिस्टर रायजादा की बातों का क्या मतलब था। और दूसरी ओर शिवम तेजी से एयरपोर्ट के अंदर भाग रहा होता है कि उसे वहां उसका मैनेजर खड़ा दिखता है। ये रही आपकी यूएस की टिकट, ये रहा आपका फोन, जल्दी से गेट नंबर 3 पर जाइए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज गो। थैंक यू। शिवम तेजी से वहां से भागते हुए गेट नंबर 3 की तरफ निकल जाता है। वो गेट नंबर 3 पर पहुंचने वाला ही होता है कि उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है, जिससे वो टकराकर नीचे गिर पड़ता है। सर आप ठीक है? अबे अंधा है क्या? हाँ, अबे एयरपोर्ट है ये, कॉलोनी का कोई पार्क नहीं है, समझा? और इस बेकारी को यहाँ पे अंदर घुसने किसने दिया? हाँ, जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सॉरी। मेरे होते हुए तू फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं टिक सकता, समझा? तू जानता नहीं है किससे टकराया है तू, समझा? मेरे सर से टकरा तू जानता नहीं ये कौन है? ये प्राइम एयरलाइंस का मालिक है। सर मेरी फ्लाइट भी प्राइम एयरलाइंस की है, प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आज भी छोड़ दो प्लीज, कुछ इमरजेंसी है प्लीज। इमरजेंसी है प्लीज? सर मेरी टिकट। मैं भी देखता हूँ तू जैसा भिखारी मेरी एयरलाइंस में कैसा चढ़ता है, समझा ना? टिकट सर पीछे टिकट इसकी। Take him down. लो नीचे उसको। समझा ना? और उसका टिकट। You better watch it, okay?
चलो लेट्स गो। जब वो शिवम की यूएस की टिकट के 4 टुकड़े करके उसके मुंह पर फेंकता है, तब शिवम गुस्से में उठता है और उन बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देता है। तू होता कौन है मेरी टिकट फाड़ने वाला? एक एयरलाइन का मालिक बनके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा ना। 10 मिनट, अगले 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? 10 मिनट में बर्बाद करेगा मुझे, वो तो करे ना तुझ में। चल मैं यही खड़ा हूं, दिखा क्या कर सकता है तू। रुको, बहुत देखे ऐसे। हेलो, मेरी बात सुनो, मैं यंग मास्टर बोल रही हूँ। प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि मिस्टर। अद्यतन जानकारी के लिए हेलो। हमारी आधिकारिक वेबसाइट अथॉरिटी या हेल्पलाइन से अथॉरिटी करें। प्रिय बिना यात्रियों, मेरे परमिशन और नोटिस के क्या अनाउंसमेंट कैसी हुई? सर, हमें ऊपर से इमीडिएटली ऑर्डर आया है। अस्थायी रूप से रोक आपका दी लाइसेंस गई। कैंसिल कर दिया गया। इसके कारण होने वाली असुविधा प्राइम एयरलाइंस अब बैन हो चुकी खेद है। है। आपको जो भी बात करनी है सर मिनिस्ट्री में कीजिए। अनुरोध है हेलो। कि अद्यतन हेलो। जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। कहा था ना, 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरी एयरलाइन को बैन कर दूंगा। 10 सड़क पर पहुंचा। तू तो एक मामूली आदमी है यार, प्रिय यात्रियों, और तू ये सब कैसे कर सकता है? किया जाता है कि अरे प्राइम मैं एक करोड़पति आदमी हूँ, अस्थायी पावर है मेरे पास। अरे मेरी एयरलाइंस को बैन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खुद ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। हमें खेद है। सभी इसने बस एक यात्रीगण कॉल करके है कि अद्यतन जानकारी के लिए अभी तो सिर्फ तेरी एयरलाइन बैन। आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन इंडिया में जो तूने फ्रॉड करके एयरलाइन में पैसे जमा किए ना, याद है? उसके लिए तुझे जेल भी भिजवा सकता, लेकिन अभी इमरजेंसी है, इसलिए इतने में ही छोड़ रहा हूं। न तेरे हाथ में कटोरा देखे ना तो भीख मंगवा दे। सर आपका यूएस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए प्राइवेट जेट अरेंज कर दिया है, हमें अभी निकलना होगा। यस सर। प्राइवेट जेट? मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं है, अरे ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी माफ कर दीजिए सर, सॉरी सर। ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज फॉरगिव मी सर। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी सर। अब एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो? सर Good morning, sir. Morning. Sir, bag, please. It's all right. Sir, please give me. I'll keep it. Thank you. पर तभी यूएस से एक कॉल आती है। हेलो। शिवम सर, अब आपको यूएस आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डोनर मिल चुका है और बड़े साहब अब खतरे से बाहर है। हम कल ही उन्हें लेके इंडिया आ रहे हैं। Thank God. मैं तो डर ही गया था। Keep me posted, okay?
अब शिवम बिना टेंशन के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपने ससुराल यानी नारंग मेंशन पहुंच गया। उधर रोज की तरह शिवम दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में हाथों में दृष्टि का लंच बैग और कानों में ईयरफोन्स लगाए ऑफिस आया। गुड मॉर्निंग मिसेस वर्मा, कैसी हैं आप? आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? हेलो, हाउ आर यू? यू टेंशन क्यों? तू सारा टाइम घर में वर्करों की तरह काम करता रहेगा कि कभी न्यूज भी देखेगा? वो इतने बड़े बिजनेसमैन का दामाद है और तुझे बिल्कुल खबर नहीं बिजनेस की। सर क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं है। देखते सरकारी टेंडर्स ना मिलने से नारंग इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका। वेंटिलेटर पे चल रही नारंग इंडस्ट्रीज को इस 200 करोड़ के टेंडर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये टेंडर चला गया कपूर इंडस्ट्रीज के पास। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग? ऋषभ दृष्टि का बिजनेस पार्टनर था। वैसे तो उसे दृष्टि का जीवन साथी बनना था, लेकिन दृष्टि के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती दृष्टि की शादी एक सड़क छाप गरीब लड़के शिवम से करा दी थी, जो छोले कुलचे बेचता था। और फिर दृष्टि के दादाजी के गुजर जाने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए दृष्टि के पिता अखिल नारंग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कंपनी को संभाल नहीं सके। तनाव की वजह से उनकी तबीयत पर गहरा असर पड़ा, नुकसान बढ़ता जा रहा था, इसलिए दृष्टि को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हालांकि ऋषभ चाहता तो दृष्टि की ये समस्या अपने पापा के दोस्त मिस्टर नारायण से रिक्वेस्ट करके हल करवा सकता था, लेकिन दृष्टि से अपनी सगाई टूटने के बाद उसने फैसला किया कि वो कभी भी दृष्टि की मदद नहीं करेगा। दृष्टि बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो हर हाल में इस कंपनी को बचाना चाहती थी। टेंडर ना मिलने की वजह से सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए। इनफैक्ट ये देखो, ये बैलेंस शीट, इसमें भी कुछ खास नहीं है। दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन अस एनी मोर। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी कंपनी दिवाला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नो, दिस कैन नॉट हैपन। आई कांट लेट दिस हैपन। ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है। दादाजी ने खून पसीने की मेहनत से नारंग ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा किया था और इसका परचम सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लहरा रहा है। बहुत मेहनत से दादाजी ने इसे कामयाब बनाया है। हमारी एक गलती की वजह से या कुछ ना कर पाने की वजह से मैं दादाजी की पूरी मेहनत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकती। वी हैव टू डू समथिंग। आई कांट लूज दिस कंपनी। दिस इज नॉट द ऑप्शन। आप सब प्लीज कुछ कीजिए। आपको तो कोई आइडिया होगा ना, कोई सोल्यूशन होगा। समबडी जस्ट फाइंड अ वे। दृष्टि बेटा, तुम्हारे दादाजी के टाइम से हमारे कुछ वफादार एसोसिएट्स थे जिनके साथ हम बिजनेस करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ऋषभ के निर्देश पर हमने उनके साथ डील करना बंद कर दिया। अगर तुम कहो तो उनसे मर्जर की बात की जाए। राजा काका, दैट्स नॉट एन ऑप्शन है। और वैसे भी आज की खबर सुन के मुझे नहीं लगता कोई हमारे साथ मर्जर करेगा। मोहित, लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस। मीनवाइल, व्हाट कैन वी डू? राजा मौली उर्फ राजा काका दृष्टि के दादाजी के पुराने वफादार थे, लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी एडवाइजर थे। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते। हेलो, यस मैम, यस मैम, आई गेट द फाइल्स। अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे दिवालिया हो रही नारंग इंडस्ट्रीज का भविष्य। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग? दृष्टि कहाँ पर है? शिवम, तुम घर जाओ, मुझे तुरंत ये फाइल्स देनी है मैम। दृष्टि से मिलना बहुत जरूरी है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ, प्लीज। शिवम, जिद मत करो, घर जाओ। अब जा कर रही है? मीटिंग रूम। तभी मिसेस वर्मा दरवाजा खटखटाकर एक्सेस कार्ड की मदद से अंदर चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे शिवम भी अंदर घुस जाता है। शिवम को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दृष्टि, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। शिवम, इस वक्त नहीं।
इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ और ये मीटिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे दो। इन सब बातों के लिए इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज 5 मिनट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ मीटिंग चल रही है। मुंह उठा के आ गया साला फटीचर। और वैसे भी कंपनी के मैटर में तेरा कोई लेना, तेरी औकात क्या है? सबसे पहले तो साधवी को यहाँ से निकालो। इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। सृष्टि अपनी डिसीजन खुद लो प्लीज। सिक्योरिटी से बाहर फेंको। सर मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप मीटिंग में वापस जाइए प्लीज। छोड़ो इसे, छोड़ो। मैडम लेकिन सर ने इन्हें बाहर निकालने को कहा है। छोड़ो इसे, ये कोई चोर है क्या? ये दृष्टि मैम के पति हैं और नारंग इंडस्ट्रीज के घर जमाई। भूल गए क्या तुम लोग? सॉरी। थैंक यू मिसेस वर्मा। जितनी इज्जत आपसे मिलती है उतनी दृष्टि उसकी मॉम से भी नहीं मिलती। थैंक यू। इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। मिसेस वर्मा शिवम को ऑफिस की छत पर ले जाती हैं और उससे पूछती हैं। शिवम। हाँ जी। तुम अंदर क्या बड़बड़ा रहे थे? तुम कंपनी को संकट से बचा सकते हो, कैसे बचा सकता हूँ ये तो आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपसे कुछ मदद चाहिए मिसेस वर्मा। कंपनी की कुछ डिटेल्स चाहिए। कैसी डिटेल्स? मुझे शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऑफिस का कोई भी स्टाफ तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम उसको मना लो तो ही। कौन? राजमौली सर। आई थिंक ही कैन हेल्प यू। वो दृष्टि के दादाजी के बहुत करीबी थे, लेकिन जब से ऋषभ आया ना ऑफिस में उसने उनको साइडलाइन कर दिया। वो ना चेन स्मोकर है, तो वो हर एक घंटे आते हैं यहाँ पे सिगरेट पीने। तुम उनका इंतजार करो और कोशिश करो उनसे बात करने की। हाँ मैं वापस जाती हूँ। शिवम वहां खड़ा होकर राजा मौली का इंतजार करने लगता है। इसी बीच उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो। कैसे हैं नितिन राजा जी आप? अरे शिवम जी, आपसे मुलाकात भी हो गई और आज आपका कॉल भी आ गया। हमारे तो भाग्य खुल गए। बोलिए ना सर। आपसे छोटा सा कहूँ। हुक्म किया जाए मालिक। आप जल्दी से डिटेल्स बता कर मुझे कॉल कीजिए। जी रखता हूँ, बाय। राजा काका, रायजादा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज का मर्जर कैसा रहेगा? रायजादा, तुम इनके बारे में कैसे जानते हो? ये तो हमारे पुराने बिजनेस एसोसिएट्स थे। तुम्हें क्या पता इनके बारे में? इसके बाद शिवम ने राजा काका को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और शिवम को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम ले गए। ये गरीब फटीचर अब तक यहाँ है। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। दृष्टि बेटी, हमें शिवम की बात को सुनना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। इसके पास एक योजना है। योजना? सड़क छाप। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे इस कंपनी में काम करने का हो चुका है। इस सब नोक झोंक के बीच दृष्टि गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आ रही थी। दृष्टि बेटी, शिवम तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें या नारंग इंडस्ट्री पे कोई भी परेशानी आई तो शिवम ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? इनफ। शांत हो जाइए आप सब, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। और ऋषभ तुम भी चुप रहो। भूलिए मत आप सब लोग, इस कंपनी की बॉस अब भी मैं हूं। डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में है, होगा वही जो मेरा फैसला होगा। शिवम तुम कहो तुम्हें क्या कहना है? हाँ शिवम। जी क्या बैठा? सबसे पहले मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊं। दृष्टि, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे ही किसी को अपनी कंपनी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लैपटॉप दो सर।
प्लीज। चलो दृष्टि, तुम ये बात ऋषभ, भूलो मत तुम्हारी बॉस का पति है जिसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे। अगली बार तमीज का इस्तेमाल जरूर करना। 2 साल में पहली बार शिवम ने दृष्टि को उसके लिए लड़ते हुए देखा। दृष्टि की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया। शिवम, यू कंटिन्यू। बैलेंस शीट की कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे शक है। इन्वेस्टर्स जिस तरह कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उसका भी एक पैटर्न है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अरे क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है ये आदमी। हवा में बात करना बंद करो और ये बताओ कि गिरते शहर को कैसे रोके। हमें हमारे कंपनी से सारे शेयर बायबैक करने होंगे, सिंपल। अरे वाह, एकदम शानदार और नया आइडिया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसे क्या लगता है कि हम लोग ने इस बारे में सोचा नहीं होगा? शांत हो जाओ। शिवम, फंड्स कहाँ हैं हमारे पास? 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट। इतना कहकर शिवम ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ऋषभ और मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर टोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, राजाडा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज को फौरन 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, राजाडा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज के बीच में मर्जर अनाउंस कीजिए। और हाँ, आखिरी बात, कपूर इंडस्ट्रीज के सारे शेयर खरीद लीजिए जल्दी। दृष्टि शिवम की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी से उसकी नारंग इंडस्ट्री का मर्जर करवा रहा था। दृष्टि ने शिवम से कहा, शिवम, तुम हो कौन? ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की घोषणा कर दी है। इस खबर ने नारंग इंडस्ट्रीज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने वापस से रफ्तार पकड़ी है। नारंग इंडस्ट्रीज का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से जुड़ना काफी फायदेमंद साबित होगा। क्या दृष्टि को मिलेगा शिवम से अपने सवाल का जवाब? आखिर क्या राज छुपा है शिवम की असलियत के पीछे? रायजादा ग्रुप से शिवम का क्या रिश्ता है? ये सब जो अभी अभी हुआ था, ये किसी जादुई सपने से कम नहीं था। लेकिन एक बात जो अब भी सबकी नजरों से शिवम ने छुपाकर रखी थी, वो थी उसकी आंतरिक शक्तियां, जिसे शिवम उजागर करने की कोशिश कई दिनों से कर रहा था। शिवम वहां से निकलकर एक शादी में गया था जहां उसे करण मिला था, जो कि दृष्टि का कजन था। वो शिवम को बेइज्जत करने से कभी बाज नहीं आता था। शिवम और उसके बीच नोक-झोंक कई समय से चलती आ रही थी, लेकिन उस दिन शिवम ने करण की बेइज्जती पूरे रिश्तेदारों के सामने कर दी और वहां से घर चला गया। करण ने अपने गुस्से को पी लिया और ठान लिया कि वो शिवम को नहीं बख्शेगा। दूसरी ओर अपना खाना खत्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और फिर वो अपने बेड पर आराम करने बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। और तभी शिवम ने हाथ आगे बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसकी उंगलियों के बीच से सरक गया। शिवम की आंखों में उत्साह भर गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। अरजा, उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा, और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायजादा परिवार के उन खास लोगों को जिनसे वो अपने गुरु के निशानी के तौर पर दिए जेड पत्थर की मदद से मिल पाएगा। वही वो पल होगा जब शिवम अपनी जिंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के हाथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियां,
धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में। इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। सक्का अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, मेरी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथों में लेने का, एक्शन में आने का। शिवम ने अपनी शक्तियां जागृत होने के बाद उनसे अपनी शक्तियों के दम पर दृष्टि के ऑफिस में हुई सारी चीजों को दृष्टि और वहां मौजूद सब लोगों को भुलवा दिया। यहां तक कि नितिन रायजादा भी अब शिवम के साथ हुई बातों को भूल चुके थे। ऐसा शिवम ने क्यों करा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन शिवम की मुलाकात उसके पिता से हो गई, जो कि इतने दिनों से उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहे थे। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठे हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश, जो कि शिवम के पिता हैं, उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। शाह खानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया। तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में बहुत भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है, उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उस समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो जरूरी बन जाए। शिवम, तुम खुद ही सोचकर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से पूछा। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। भावेश ने कहा, क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। भावेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे वो है वो शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे 1 दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी मां के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। शिवम ने खड़े होकर जाने से पहले कहा,
मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा। हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल दोगे। हाँ, आपने जो कहना है या करना है वो कीजिए। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला, रायजादा ग्रुप बिल्डिंग। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूं आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायजादा से मिलने आया हूं, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायजादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायजादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की योग्यता भी हो। मिलना तो दूर की बात थी। आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायजादा का दोस्त हूं। ठीक है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायजादा? और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार चेतन आनंद रायजादा उसके दादा और दिल्ली के मशहूर रायजादा परिवार के पितामह थे। पूरे शाही शहर में केवल रायजादा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही अपने दादा के नाम का हिस्सा जानते थे। उनके पूरे नाम की तो बात ही छोड़ दें। कैसा दिखता है वो आदमी जो नीचे आया है? नितिन ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, यंग है सर, यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ यहाँ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। नितिन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। 5 मिनट बाद शिवम को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के कार्यालय में लाया गया और जैसे ही शिवम ऑफिस के अंदर आया वो नितिन के सामने एकदम भरकर बैठ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं सर? क्या आप इसे पहचानते हैं? शिवम ने वो हरा जेड पत्थर जो उसे निशानी के तौर पर गुरुजी से मिला था उसे निकालते हुए कहा। उस जेड पत्थर की सतह को जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था जबकि चरित्र रायजादा को केंद्र में अंकित किया गया था। ये तो... नितिन ने हैरान भाव से उस हरे पत्थर को देखा। उसका दिमाग अभी भी अस्पष्ट था और उसमें हजारों सवाल थे। ये जेड शहर के रायजादा परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक है। ऐसे केवल कुछ ही पत्थर तैयार किए गए थे, यहाँ तक कि खुद नितिन के पास ऐसा एक भी नहीं था। अब कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, तब तक मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ, नितिन ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इस युवक को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जो अभी भी उसके लिए एक राज था। शिवम ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही समय बाद नितिन सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति उनके साथ ऑफिस में लौटा। नितिन थोड़ा पीछे हुआ और वो आगे आए। नितिन सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था।
दूसरी ओर उसके परिवार के रहस्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों को आनंद जी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे नितिन के पिता ने भेजा था। वो बूढ़ा करीब 60 की उम्र का होगा, लेकिन उनकी चाल में सर्प जैसी तेजी थी। इसके अलावा उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी, जबकि उनके शरीर में उच्च आत्माओं का उत्सर्जन था। शिवम के हाथ में जेड टोकन को करीब से देखते हुए बूढ़े ने एक सांस लेने से पहले अविश्वास में देखा और अपना परिचय दिया। मैं हूं जतिन आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं सर? शिवम। ब्रदर शिवम रायजादा ग्रुप के लिए जेड टोकन लाए हैं। मुझे माफ करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान का परीक्षण कर सकता हूं? जरूर। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। जतिन को एक नजर देखते ही शिवम बता सकता था कि वो एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। इसे देखकर एक बात तो साफ थी कि जतिन आनंद तक्षक विद्या की दुनिया में एक विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद जतिन ने अचानक अपनी कलाई को हिलाया और एक जेड गेंद को रोल करते हुए फेंका, जो हवा में घूमती हुई तेजी से शिवम की ओर जा रही थी। अचानक हुए हमले के बावजूद शिवम ने तेजी से अपनी तरफ आती हुई उस जेड बॉल को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से जेड धूल का ढेर फिसलने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर नितिन की आंखें चमक गई। जतिन आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाए, एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ इतनी कम उम्र में? कहीं ये उस इंसान का वंशज तो नहीं? रायजादा परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में वो प्राचीन तक्षक विद्या से संबंधित गांधी परिवार के रहस्यों के संपर्क में आए थे। इस प्रकार वो मोटे तौर पर शिवम की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। जतिन आनंद ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, मैं रायजादा परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा जतिन आनंद आपका अभिवादन करता हूं, महान एल्डर। नितिन रायजादा ग्रेट एल्डर का अभिवादन करता है, नितिन ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम के हाथ में जेड टोकन रायजादा परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। रायजादा परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार किए जाने के बाद शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। द ग्रेट एल्डर इस बार ईस्ट ब्रांच ग्रुप में आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? जतिन ने गंभीरता से पूछा और उनके इस सवाल पर शिवम के अंदर हजारों बातों का तूफान सा उठ पड़ा। शिवम को पता है कि वो रायजादा ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है, उसे उनसे क्या मांगना है, पर इससे पहले कि वो अपनी बात कहता, उसका फोन बज उठता है। शिवम, फौरन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और दृष्टि के तलाक के कागजात बनवा लिए हैं। अभी के अभी आकर उन पर साइन करो। फोन की दूसरी ओर से दृष्टि की माँ सिमी ने चीखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या चल रहा है मम्मी जी? शिवम ने गंभीरता से पूछा। दृष्टि के पापा फैक्ट्री में थे जब करण अचानक फैक्ट्री खरीदने आ गया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि ये घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। करण और दृष्टि में भी बहस हुई और दृष्टि बेहोश हो गई। करण अब भी गुस्से में है। कर्ज के भुगतान के लिए जबरदस्ती हमारा घर बेचने पर तुला है। बस एक शर्त पर हमें बख्शने को तैयार है कि दृष्टि तुम्हें तलाक दे दे। हम ये सब और नहीं सह सकते। भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। सिमी विनती करते हुए रो पड़ी। मैं वहां पहुंचता हूं, कहकर जैसे ही शिवम ने फोन रखा, उसका चेहरा भावहीन सा हो गया। दृष्टि बेहोश हो गई। शिवम की आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जैसा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। उसने जतिन और नितिन की ओर देखते हुए शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी नारंग एम्पायर दिवालिया हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। ग्रेट एल्डर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। नितिन रायजादा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में शिवम जल्दी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। जानते हो ना क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? क्योंकि तुमने करण के साथ बदतमीजी की। सिमी शिवम की ओर उंगली उठाकर गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे क्या जरूरत थी?
पंगा उसके साथ करने की सोची जाती है जो आपके बराबर की हैसियत का हो। तुम क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो बार बार? क्यों जलील किया करण को पार्टी में? इल्जामों की इस बौछार में भी शिवम चुप रहा। उसने बस अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए उनके ससुर अखिल नारंग थे। आपको चोट कहां लगी? शिवम ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, घबराने की बात नहीं, अखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवम की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दृष्टि बोल पड़ी। मैं ठीक हूं। पापा की मजदूरों से बहस हो गई, उन्हें पीटा गया। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह उन्होंने अपना बचाव कर लिया। हालांकि शिवम का दिल गुस्से से भर गया था। उसने ये पूछने से पहले खुद को शांत किया। फैक्ट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या था? दृष्टि इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक भारी सांस भरी। पता नहीं करण को फैक्ट्री के लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या फिर वो कब कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। वो मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीन तोड़ने फोड़ने के लिए उकसाने लगा। मैंने और दृष्टि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो हंसता रहा हम पर। फैक्ट्री की सारी मशीन्स उठवा ली उसने। फैक्ट्री खत्म हो गई, घर भी जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। बहुत निर्दयी हैं वो लोग, और हम क्यों उनका निशाना बने? सिर्फ तुम्हारी वजह से शिवम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोला उसने कि वो तुम दोनों का तलाक चाहता है। मैंने तो हां कर दी है। अब तुम में थोड़ी शर्म है तो साइन कर दो इन पेपर्स पर। सिमी ने निर्दयता से कहा। बस करो सिमी। बिस्तर पर लेटे हुए अखिल ने गहरी आवाज में कहा। हर बात का दोष शिवम को देना बंद कर दो। ये सब जिसके कारण हो रहा है वो मैं हूं जो अपना परिवार संभालने में सक्षम नहीं है। वो मेरे भाई का बेटा है जो हमें हंसी का पात्र बनाने के लिए हमें बर्बाद करने पर तुला है। इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगा। अगर सबसे खराब स्थिति आती है तो हम उसे घर और कारखाना दे देंगे और दिल्ली शहर से बाहर चले जाएंगे। कम से कम हमें उनके चेहरे तो नहीं देखने होंगे। ये सुन सिमी भी खामोशी में डूब गई। अरे वाह, पूरा परिवार एक साथ। शिवम। कमरे के बाहर से हंसी की आवाज आई। करण यहां भी आ गया। आपने मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचा? पांचवी चाची, पांचवे अंकल? करण ने उन्हें और भड़काने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने शब्दों को लंबा खींचा। अगर मैं आज आपके बचाव में नहीं दौड़ा होता तो वो वर्कर्स तो आपकी जान ही ले लेते, है कि नहीं? एक तो खुद तुमने ये सब करवाया और अब हीरो बनने आ गए हो। बंद करो ये ढोंग करण। करण की बातों से तंग आकर दृष्टि फट पड़ी। करण की चालाक अभिव्यक्ति उनमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरे यार, आप लोग दया के लायक हो ही नहीं। ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? थैंकलेस। करण ने आह भरते हुए कहा। मैं चाहता था कि अखिल अंकल के सारे कर्जे बाहर के बाहर निपट जाएं। क्या यह तरीका सही नहीं था उन्हें सेव करने का? मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज ये जिंदा भी नहीं होते। करण ने कोमल स्वर में कहा। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहां से करण। दृष्टि गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई। मैं दफा हो जाऊं? फिर ये मत कहना अखिल अंकल कि मैंने आपके परिवार को एक मौका नहीं दिया। अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए, पर आप मानते नहीं। इसलिए मैं कल ही लेनदारों के अधिकार जारी कर दूंगा। बर्बाद हो जाएंगे आप सब। लोन शार्क्स तब तक आपके पीछे रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? फैक्ट्री, घर और गहने गिरवी रखवा कर हम अपने सारे कर्जे चुका सकते हैं। क्यों पीछे पड़ेंगे लेनदार हमारे? दृष्टि ने सवाल किया तो करण ने गर्व से भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा। उस घटिया ज्वेलरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री के सभी उपकरण टूट गए हैं। एक कौड़ी की औकात नहीं, उसको गिरवी कहां रखोगे? इसके अलावा तुम लोगों को अभी भी साइट के किराए का हिसाब देना होगा। अगर इसे ठीक से नहीं सुलझाया तो अखिल अंकल पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है, और हाँ, जेल भी हो सकती है। बोल लिया जो बोलना था, अब निकलो यहां से।
शिवम ने करण को भाव शून्यता से देखा। करण चिल्लाया और अचानक गुस्से में आकर अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर शिवम के चेहरे की तरफ जैसे उड़ाई। ठाक की आवाज के साथ शिवम ने उसकी मुट्ठी एक झटके में अपनी हथेली से रोकी और बिना दया के एक झटके में उसे उल्टा घुमा दिया। बेइज्जती, हैरानी और गुस्से के घूंट पीकर उसने जहर उगलते हुए कहा, तेरी ये मजाल, तूने मुझे हाथ लगाया, मुझे, करण नारंग को। उसने दृष्टि के परिवार की ओर देखकर कहा, और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस परिवार की कहानी अब खत्म समझो। अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। अभी उसके साथ जो हुआ, करण को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बौखलाया हुआ, हड़बड़ाता हुआ उन्हें धमकी देकर वो वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। ये क्या कर दिया? किस पे हाथ उठा दिया? तुम्हें क्या लगता है ये कोई छोटी सी बात है? माफ कर देंगे वो लोग। अरे इसके बाद वो क्या करेंगे हमारे साथ तुम सोच भी नहीं सकते। सिमी ने अत्यंत घबराकर डरे हुए लहजे में कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा? बर्बाद कर देंगे ये लोग हमें। मैं इस मामले को उसके शब्दों को चुप कर दिया। उसकी आंखों से जैसे सिमी की आंखें मिली, उसे ऐसा लगा जैसे शिवम आज पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। वो कांप गई। उसे डांटने के लिए जबान खोली थी, पर अब उसकी बोलती खुद ही बंद हो गई। शिवम ने दोबारा दृष्टि की ओर नम्रता के साथ देखा और प्यार से उसे आश्वस्त किया। फिक्र मत करो दृष्टि, अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने अपने दिल में एक बड़ी गर्मजोशी महसूस की। शिवम ने धीरे से उससे पूछा, भरोसा है ना मुझ पर? इस सटीक क्षण में उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। हाँ है, उसने कहा और जवाब में सिर हिलाया। शिवम के करण पर हाथ उठाने का क्या अंजाम भुगतेगा दृष्टि का परिवार, या फिर शिवम सच में उन्हें बचा लेगा? क्या अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करने के लिए ये शिवम का पहला मकसद होगा? क्या अब नारंग परिवार शिवम का अलग रूप देखेगा? नारंग ज्वेलरी ग्रुप की इमारत की हर मंजिल पर आज एक असामान्य उथल पुथल थी। कर्मचारियों में अफरा तफरी मची थी। क्या चल रहा है? कॉरपोरेशन में इतनी अफरा तफरी क्यों है? बड़े भाई साहब, क्या है ये सब? मैं गोल्फ खेल रहा था, अचानक एक के बाद एक हमारे कई बड़े क्लाइंट्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि वो नारंग ग्रुप के साथ अपनी डील रद्द करना चाहते हैं। इसके सिवा और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कॉरपोरेशन अचानक इस तरह से लड़खड़ा जाए। अचानक नारंग परिवार के सबसे बड़े भाई और नारंग ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ नारंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से खांसी की। सब लोग बहस करना बंद करें, पहले बिजनेस की बातें करें। इस तरह की समस्या को हल करने का हमेशा एक तरीका होगा। अमिताभ नारंग के चेहरे पर आज अलग ही भाव थे। जब से उन्होंने नारंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला, तब से कॉरपोरेशन बिना किसी रुकावट, गिरावट या बिना किसी नुकसान के सुचारू रूप से चलती आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भावों से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डेटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, अब बताओ मुझे।
डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% से अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयरधारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। अब इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा शहरों में हमारी ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें खुद अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को इतना नाराज कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवालिया निकाल दिया, वो भी एक दिन के अंदर। कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं? अजीत नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर क्या उस व्यक्ति को पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे बड़े भाई की तलाश नहीं करनी चाहिए? वो तीसरे भाई की तलाश क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? इस वक्त सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी बड़े भाई से न मिलकर तीसरे भाई से मिलने क्यों आया होगा, क्योंकि सभी की संदेह भरी निगाहें अजीत नारंग पर जा टिकी थी। अजीत, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी भी तरह से रायजादा ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? क्या मजाक है? आखिर नारंग ग्रुप का कोई भी शख्स रायजादा ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रायजादा ग्रुप के एक इशारे पर सारा नारंग ग्रुप एक चुटकी में दिवालिया हो जाएगा। तो फिर मैं कैसे? अजीत नारंग ने जल्दी से उनके साथ सभी संबंधों से इनकार कर दिया। हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। आप फोन उठाओ और स्पीकर चालू करो, देखते हैं रायजादा ग्रुप का क्या कहना है। अमिताभ नारंग ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय अजीत नारंग काफी दबाव में था। बिना किसी विकल्प के उसने सभी शेयरधारकों के सामने सेक्रेटरी विक्रम टोकस का फोन उठाया। क्या आप अजीत नारंग हैं? फोन के दूसरी छोर पर सेक्रेटरी विक्रम टोकस की आवाज बहुत ठंडी थी। हाँ मिस्टर टोकस, गुड मॉर्निंग। अजीत नारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। इसके लिए प्लीज नारंग ग्रुप के सारे मैनेजमेंट को फौरन सूचित कर दीजिए। हमारा रायजादा ग्रुप आपकी कंपनी के एक्विजिशन यानी अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए आएगा। अपने बेटे करण नारंग को मीटिंग में बुलाना मत भूलिएगा, विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, अजीत ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो विक्रम टोकस को अपमानित करने की जरूरत नहीं कर सकता था। फोन की एक बीप के साथ विक्रम ने आखिरकार कॉल काट दिया। अजीत नारंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने बेटे का नाम सुनने के बाद उसे एक बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कॉल खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी शेयरधारकों ने अजीत नारंग को और भी अधिक शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखा।
चूंकि मामला अर्जेंट है, हम एक बार में ही बैठक बुलाएंगे। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित किया जाए और रायजादा परिवार के लोगों के आने का इंतजार करें। अमिताभ नारंग ने गंभीर स्वर में कहा। 3 घंटे बीत गए। बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि सभी घबराकर इंतजार कर रहे थे। मिस्टर नारंग, क्या हमें फोन नहीं सकते हैं? आखिरकार हमारे ग्रुप की जीवन रेखा पहले से ही रायजादा परिवार के हाथों में है, अमिताभ ने गंभीरता से कहा। इसी दौरान एक युवक अचानक अपनी बिजनेस टीम और 2 अन्य वकीलों के साथ बैठक में चला गया। सब लोग मुझे अपना परिचय दें। मैं रायजादा ग्रुप के नारंग ग्रुप एक्विजिशन का इंचार्ज हूं, सेक्रेटरी विक्रम टोकस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हां, मैं नारंग ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूं। डायरेक्टर अमिताभ नारंग की जगह कॉरपोरेशन के मामले अब मैं संभालूंगा। इतना कहने के बाद सेक्रेटरी टोकस ने चेयरमैन की कुर्सी खोल दी और बोल्ड अंदाज में बैठ गया। भवानी नारंग के निधन के बाद से नारंग ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। यहां तक कि अमिताभ और अजीत नारंग ने भी खुद को डायरेक्टर के पद तक ही रखा। ये नजारा देखकर नारंग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर घृणा आ गई, पर वो चुप रहे, क्योंकि वो रायजादा ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते। सेक्रेटरी टोकस परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला, आगे बढ़ने से पहले ऐसा लगता है आप सब में काफी लोगों की समझ में नहीं आया कि अभी स्थिति एग्जैक्टली है क्या। इस समय मेरे हाथों में नारंग की ज्वेलरी ग्रुप के 55% शेयर हैं। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के तहत 20 ज्वेलरी फैक्ट्रीज और 30 आभूषण फ्लैगशिप स्टोर्स के कंट्रोल में हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के ये शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वो चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज हैं, प्लीज आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। टोकस ने दस्तावेज की कॉपियां सभी में बांटने का आदेश दिया। उपस्थित सभी शेयरधारकों ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए और गहराई से विचार करते हुए गंभीर भाव प्रकट किए कि तभी शांति में विक्रम टोकस की आवाज फिर से आई, एक अलग अंदाज में। करण नारंग कौन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।